हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम जो है एक नया चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है ग्रेविटेशन। और क्लास 9th का ये चैप्टर नंबर क्या है, 10th। ठीक है। और इसका नाम है ग्रेविटेशन। इसको बहुत अच्छे से क्या करेंगे, समझेंगे और जानेंगे कि ग्रेविटेशन का यूज कहाँ कहाँ पे होता है, कैसे होता है। ठीक है। और कितना ह्यूज अमाउंट में इसका क्या है यूज है। अभी हम लोग जब इसका इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि हमारे आसपास अगर ये नहीं होता तो क्या क्या चीजें नहीं होता, या फिर क्या-क्या चीजें अभी हो रही है इसके हेल्प से। ठीक है? चलो, आज जो हम लोग को पढ़ना है लेक्चर 1 में, वो है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक? ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे आज। आज सिर्फ एक लॉ पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चन करेंगे। बहुत प्यारा-प्यारा सा क्या है? क्वेश्चन है। चलो, स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा लॉ है, देखो क्या है, यूनिवर्सल लॉ है ग्रेविटेशन का। क्या बोलता है? एवरी ऑब्जेक्ट, ठीक है? every object in the universe attracts every other object, ठीक? With a force which is proportional to the product of their masses, ठीक? And inversely proportional to the square distance between them. The force act along the line joining of the center of two objects. देखो, ये जो डेफिनेशन लिखा हुआ है, हर एक वर्ड का यहाँ अपना मीनिंग है। ठीक। अगर इस डेफिनेशन में अगर हम लोग एक वर्ड भी छोड़ देते तो ये क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट हो जाएगा। ठीक है। ये लॉ क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। ठीक है। तो इसके हर एक वर्ड को क्या करते हैं, प्यार से समझते हैं कि क्या है। ठीक है। देखो, पहला जो लाइन है बोल रहा है एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट। ठीक है। इस ब्रह्मांड में, यूनिवर्स मतलब कहाँ, ब्रह्मांड में। एक चीज और याद रखना कि ये जो लॉ है, ठीक है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये हर जगह काम करेगा, हर जगह। कोई चेंजेस नहीं, हर जगह। पृथ्वी पे, चांद पे, मंगल ग्रह, कहीं और भी, मतलब कहीं भी इस ब्रह्मांड में कहीं भी हम लोग चले जाएंगे तो वहां भी ये लॉ क्या करेगा, बखूबी काम करेगा। ठीक है। एक चीज समझ में आया? देखो, इसमें कहता क्या कि एवरी ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्या करेगा, एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट। ठीक। कहने का मतलब ये है कि इस ब्रह्मांड में जितना भी ऑब्जेक्ट है, जो कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, वो किसी और ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। जैसे कि आपके घर में चेयर होगा, आप हैं, ठीक है, तो वो चेयर क्या कर रहा होगा, आपको अट्रैक्ट कर रहा होगा। ठीक। आप क्या कर रहे होंगे, चेयर को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। आपके बगल में दीवार होगा, दीवार क्या कर रहा होगा, आपको अट्रैक्ट कर रहा होगा। आप भी दीवार को क्या कर रहे होंगे, अट्रैक्ट। जैसे हम ये स्मार्ट बोर्ड के बगल में खड़े हैं, क्या देखो, ये बोर्ड मुझे अट्रैक्ट कर रहा है और हम भी इस बोर्ड को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। हाँ, इसकी ओर खींचे क्यों नहीं चले जा रहे हैं, इसका हम लोग आगे जानेंगे कि क्यों खींचे नहीं चले आ रहे। ठीक है, अट्रैक्ट तो कर रहा है। तो यही समझना है कि इस ब्रह्मांड में कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट, वो किसी और ऑब्जेक्ट को क्या करता है, उसके सामने जितना भी ऑब्जेक्ट है क्या करता है, सबको अट्रैक्ट करता है। मतलब या फिर बहुत कम फोर्स से या फिर बहुत ज्यादा फोर्स, जो भी है, पर अट्रैक्ट करता है। ठीक है। अगला जो लाइन है, अब जो फोर्स से अट्रैक्ट करता है वो फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होता है। देखो, जो मास, दो मास है, जैसे एक मास ये है, एक मास मान लेते हैं कि जैसे देखो ये फोन है। ठीक है, क्या है, ये फोन है। ठीक। अब ये दो मास है, अब ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है। अब ये दोनों के मास का जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, फोर्स के। ठीक, समझ में आया? जैसे देखो यहाँ पे क्या है, देख, यहां मान के चलते हैं ये मास क्या है, m1। क्या है, मास m1। और ये क्या है, m2। ठीक है। अब बताओ, अब यहां पे बोल रहा है कि एक फोर्स से क्या कर रहा है, अट्रैक्ट तो कर रहा है। ये क्या कर रहा है, एक फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, और ये भी इसको क्या कर रहा है, एक फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है। सेम फोर्स होगा, क्यों, न्यूटन थर्ड लॉ। ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि ये जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। यानी कि इस जो मास है, दोनों दोनों का जो मास है उसका प्रोडक्ट, यानी कि m1 और m2, ठीक है, उसका क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। ठीक। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, कहां पे, यहां पे देखो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको क्या होगा, स्क्वायर डिस्टेंस। माने कि यहां पे अगर d है तो इसको क्या लेंगे, d स्क्वायर। ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो क्या, स्क्वायर डिस्टेंस के दोनों के बीच का। अब देखो, इनवर्सली मतलब क्या होता है, देखो, इनवर्सली मतलब सिंपली 1/। ठीक है। अब देखो यहां पे क्या है, यहां पे क्या, देखो ये क्या हो गया, प्रोपोर्शनैलिटी हो गया। ठीक है। अब डायरेक्टली बोला है तो सिंपल क्या हो जाएगा, यहां पे अगर डायरेक्टली बोलता, जैसे इसमें क्या है डायरेक्टली, तो क्या है, m1 m2। अगर ये इनवर्सली बोल देता तो क्या हो जाता, 1/m1 m2।
ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पे क्या कर रहा है, क्या बता रहा है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन द मासेस, यानी कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको किस में लिखना है, स्क्वायर में। ठीक है, तो F जो है फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, D स्क्वायर में। ठीक, इतना समझ में आया? देखो इसको थोड़ा क्या करते हैं, साफ सुथरा लिखते हैं, ताकि क्या होगा, इससे भी एक फॉर्मूला बनेगा, बहुत प्यारा सा फॉर्मूला। ठीक, देखो क्या है, F इज इक्वल टू नहीं, प्रोपोर्शनल टू क्या, M1 M2। ठीक है, और F इज इक्वल टू 1/D स्क्वायर। क्या हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों किसके हिसाब से, डेफिनेशन के हिसाब से। ठीक है, अब इन दोनों को सेट करते हैं। ठीक, क्या इन दोनों को हम लोग एक साथ ऐसे लिख सकते हैं, क्या इन दोनों को क्या लिख सकते हैं, M1 M2 डिवाइडेड बाय क्या, D स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, हम पहले ही बताए थे कि इस प्रोपोर्शनैलिटी को, जैसे इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो इसके जगह पे क्या आता है, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है। ठीक है, क्या आता है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो पहले क्या करते थे हम लोग, यूज करते थे कहीं और जगह पे, हर जगह पे अलग अलग चीज कांस्टेंट यूज होता है, यहाँ पे कांस्टेंट यूज हो रहा है G। ठीक है, इसको हटाने के बाद क्या यूज हो रहा है, G। और देखो M1 M2 और यहाँ क्या हो जाएगा, D स्क्वायर। अब ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा क्या बन गया बताओ, एक फॉर्मूला बन गया। ठीक है, F इज इक्वल टू G M1 M2 बाय D स्क्वायर। ठीक, अब इस फॉर्मूला के हेल्प से किसी भी दो मास के बीच जो फोर्स लग रहा है, किसी भी दो मास के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, अगर डिस्टेंस दिया हुआ है तो। ठीक है, अब देखो इसमें सबसे पहले समझते हैं कि टर्मिनोलॉजी क्या क्या है ना, कि टर्मिनोलॉजी क्या क्या है। एक सेकंड, देखो चलो एक नया पेज ले लेते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक है, क्या था, F इज इक्वल टू G M1 M2 बाय D स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले क्या है, M M1 क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट 1। ठीक, M2 जो है मास ऑफ ऑब्जेक्ट 2। ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट का मास हो गया M1 M2। अब D क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द मासेस। ठीक है, जो मास था M1 M2 उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, D। और G क्या है, क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, क्या है वो, G। हम लोग इतना सारा क्या किया, टर्मिनोलॉजी पढ़ लिया। F तो जानते होंगे, F को क्या बोलते हैं, फोर्स। ठीक, G का जो वैल्यू होता है क्या, G का जो G का जो वैल्यू होता है हम लोग कितना लिखते हैं बताओ, 6.67 इंटू 10 का पावर -11 न्यूटन
मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये क्या होता है? जी का वैल्यू होता है। ठीक, अब ये कैसे आया वो हम लोग क्या करेंगे अभी थोड़ी देर में जानेंगे। ठीक है, इतना कुछ समझ में आ गया? ये क्या है? F इज इक्वल टू जी M1 M2 बाय डी स्क्वायर, ये दो ऑब्जेक्ट का मास। ठीक, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो किस पे आया है? प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के बाद, और d जो है दोनों मास के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। देखो इसमें क्या है, वही सेम क्वेश्चन कि कैसे आया। देखो द फाइंड द यूनिट, यहाँ पे ऑफ छोड़ दिया। ठीक है, यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g। ठीक, निकालते हैं बहुत प्यार से हम लोग उसको, उसका स्पेशली कुछ मतलब क्या है अलग ऐसा यूनिट बस सीधा पढ़ ली है, तो उसको फाइंड कैसे करते देखते हैं। देखो F इज इक्वल टू, पहले क्या फॉर्मूला वो लिखते हैं। ठीक, ठीक है, F इज इक्वल टू जी M1 M2 बाय डी स्क्वायर है। ठीक है, डी स्क्वायर है। अब जी को सिर्फ एक तरफ रखते हैं, बाकी चीज को क्या करते हैं? ट्रांसफर करते जाते हैं। ठीक, देखो जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? F, और ये डी स्क्वायर उधर क्या जाएगा? मल्टीप्लाई में तो हो जाएगा क्या? डी स्क्वायर, और क्या हो जाएगा नीचे ये डिवाइड में जाएगा तो M1 M2। अब ये बताओ फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है? फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन। क्या? न्यूटन। ठीक है, डिस्टेंस का क्या होता है? डिस्टेंस का होता है क्या? मीटर। और मास का क्या होता है? मास का होता है केजी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पहले से। ठीक है, अब जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फोर्स का न्यूटन, और यहां पे देखो डी स्क्वायर है यानी कि मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? M1 M2, तो M1 का जी केजी और M2 का भी केजी, और फाइनली जब इसको लिखेंगे G इज इक्वल टू हो जाएगा, फाइनली जब हम लोग इसको लिखेंगे, ठीक है, G इज इक्वल टू हो जाएगा क्या? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और ये क्या है हमारा? SI यूनिट है, मतलब यूनिट है क्या? यूनिट ऑफ व्हाट? यूनिट ऑफ G। ठीक है, कैसा है समझ में आ गया? बस क्या किए कि F का फॉर्मूला हम लोग जानते थे, G को एक तरफ रखने दिए, बाकी सबको क्या किया? F के साइड में ट्रांसफर कर दिए। ठीक, कर दिए। चलो आगे जो है एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन से क्या समझ में आएगा? इस क्वेश्चन से समझ में ये आएगा कि हम लोग खींचे क्यों नहीं चले आते हैं। आप लोग जानते हैं कि जैसे हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। जैसे ये स्मार्ट बोर्ड अभी क्या कर रहा होगा? मुझे अट्रैक्ट कर रहा होगा। हम इस स्मार्ट बोर्ड को क्या कर रहे होंगे? अट्रैक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये तो बात पता है, पर खींचे क्यों नहीं चले जा रहे हैं? इस क्वेश्चन से इसका क्या मिलेगा? आंसर मिलेगा। ठीक, चलो पहले सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या क्या दिया है? दो मास है। क्या है? दो मास। और दोनों मास जो है M1 दिया है कितना? मान लेते हैं 40, और M2 जो है 60 kg, और D जो है क्या है? 10। ठीक, ठीक है। अब देखो हम लोग क्या जानते हैं कि F इज इक्वल टू जो फोर्स है, F इज इक्वल टू G M1 M2 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। ये हम लोग जानते हैं क्या फॉर्मूला? अब इसमें पुट करो वैल्यू। ठीक है, देखो G हम लोग जानते हैं 6.67 इंटू 10 का पावर माइनस 11। ठीक, M1 जो दिया है क्या? 40 इंटू M2 कितना है? 60 डिवाइड बाय क्या है? 10 का स्क्वायर यानी कि 10 इंटू 10। ठीक, अब देखो एक जीरो से एक जीरो ये खलास, एक जीरो से एक जीरो ये खलास। ठीक, इसको फर्दर जब सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है, तो F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? देखो 6.67 इंटू 10 का पावर माइनस 11 मल्टीप्लाई बाय कितना? 6 4 जा 24।
ठीक, अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू, और यहाँ पे 1 2 समथिंग आएगा, और यहाँ पे क्या है 10 का पावर माइनस 11, ये जीरो जब हटेगा तो क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई बाय 10 का पावर माइनस 10, ये क्या है, न्यूटन। अब इस बात को समझो, अगर यहाँ पे तो प्लस रहता तब तो इस बोर्ड को हम क्या करते, अट्रैक्ट कर पाते, क्या करते, अट्रैक्ट कर पाते, लेकिन क्या ऐसा हो रहा है, नहीं, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे कितना है -10, यानी कि ये फोर्स जो है बहुत छोटा, बहुत छोटा, मतलब 1 बाय नीचे कितना है 10 जीरो है, कितना है 10 जीरो। अब ये वैल्यू वैसे ही कितना छोटा हो गया, अब जब ये मल्टीप्लाई होगा 16 से तो ऑलरेडी इसको इतना छोटा कर देगा, इतना छोटा कि ये कैसा हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है ये फोर्स, ठीक है, ये फोर्स कैसा हो जाता है, नेग्लिजिबल। इसलिए आप देखोगे कि जैसे होता है ना कि देखो ये दोनों बच्चे क्यों अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है, मतलब लॉ तो बोल दिया कि अट्रैक्ट करता है, वो भी सही है, कितना फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, 16 न्यूटन 10 का पावर माइनस 10 न्यूटन से, पर क्या ये फोर्स काफी है इन दोनों को क्या करने के लिए, अटैक करने के लिए, एक दूसरे की ओर खींचने के लिए, बताओ काफी है, बिल्कुल नहीं, क्यों, क्योंकि ये फोर्स बहुत ही छोटा, मतलब नेग्लेक्ट करने जैसा फोर्स है, ठीक है। चलो अब देखो, एक यहाँ पे अगला जो हम लोग का क्वेश्चन है, ये देखो, ये है क्या, हमारा मून, क्या है, मून, और ये क्या है, अर्थ, ठीक है, मून और अर्थ, ठीक। अब देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, देखो इस क्वेश्चन को भी क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक। चलो स्टार्ट करते हैं, देखो क्या क्या दिया पहले वो लिखते हैं, क्या लिखा है, द मास ऑफ अर्थ एंड मून रिस्पेक्टिवली 6 इंटू 10 का पावर 24 केजी एंड 7.4 इंटू 10 का पावर 22 केजी, इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज कितना 3.84 इंटू 10 का पावर 5 किलोमीटर, कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन द मून। देखो ये फोर्स जो अर्थ पे लगा उसको क्या करना, निकालना है, एफ, क्या करना है, एफ निकालना है, ठीक है। हम लोग पहले लिखते हैं कि क्या क्या दिया है, m1 जो है यानी कि अर्थ का मास कितना है 6 इंटू 10 का पावर कितना 24, और कितना है m2 कितना 7.4 इंटू 10 का पावर 22 kg, ठीक है, ये है। d जो दिया हुआ कितना दिया हुआ बताओ, 3 इंटू 84 इंटू 10 का पावर किलोमीटर। अब देखो एक चीज यहाँ पे याद रखना कि ये किलोमीटर में, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, मीटर में, किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में। तो मीटर में जब कन्वर्ट करेंगे 3.10 का पावर 5, ठीक है, इंटू, अगर ये 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये मीटर में, ठीक है। अब चलो जी का वैल्यू कितना लेना है, वो कितना दिया है, जी इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 का पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है, ये हम लोग को याद रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे क्या करते हैं, ये इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब F इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं G m1 m2 बाय क्या d स्क्वायर, ठीक। F इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, G कितना लेना है 6.67 इंटू 10 का पावर कितना -11, ठीक। एक और क्या था, m1 कितना था 6 इंटू 10 का पावर कितना 24, 6 इंटू 10 का पावर 24 इंटू 7.4 इंटू 10 का पावर कितना 22, डिवाइडेड बाय क्या 3.84 इंटू 10 का पावर कितना था 5 इंटू 10 का पावर, देखो ये क्या है 3 जीरो और लगेगा, क्यों, क्योंकि मीटर में कन्वर्ट किए थे, और इसका क्या होता है स्क्वायर, क्या है स्क्वायर, ठीक, क्या है स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहां पे जो है, देखो
यहाँ पे जो है अगर इसको सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करना है ये तो क्या है आपका होमवर्क है, लेकिन जब इसको फर्दर जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा वैल्यू पता है? 10⁻20 न्यूटन। ठीक है, अब बताओ क्या ये फोर्स नेग्लिजिबल हो सकता है? क्या ये फोर्स नेग्लिजिबल हो सकता है या फिर नहीं? बताओ, बोलो, क्या ये फोर्स नेग्लिजिबल है? कितना है? 10⁻20 प्लस में, यानी कि कितना जीरो? 20। कितना बड़ा हो गया ये फोर्स? और फिर भी कितना मल्टीप्लाई करना है? 2 से, यानी कि जितना ये होगा उसके डबल फिर करना है। इतना फोर्स लग रहा है जिसके कारण ये क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, अर्थ और मून। ठीक है, अब एक सवाल ये भी हो सकता है कि अर्थ जो है क्या है, मून जो है क्या कर रहा है, अर्थ जो है मून को अट्रैक्ट कर रहा है। मून क्यों नहीं अर्थ को अट्रैक्ट कर पा रहा? क्योंकि मून का जो मास है वो अर्थ के मास से कम है। क्या है? मून का जो मास है अर्थ के मास से कम है, बहुत कम। ठीक है, इसके कंपैरिजन में बहुत कम है। ठीक, इसी वजह से क्या होता है कि जो मून है वो क्या है, अर्थ को अपने तरफ क्या करता है, नहीं खींच पाता है, मतलब अपने तरफ क्या कर पाता है, नहीं अट्रैक्ट कर पाता है, लेकिन अर्थ कर लेता है, जिसकी वजह से मून क्या करता है, अर्थ के चारों ओर घूमता है। अगर ये फोर्स खत्म हो गया, क्या हो गया, अगर ये फोर्स नहीं लगता, ठीक है, ये फोर्स नहीं लगता, क्या होता है, ये गिर जाता है। ठीक, इसी फोर्स की वजह से अर्थ के चारों ओर क्या घूमता है, मून घूमता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे और डिटेल में इसका क्या क्या यूज है, सो मतलब बाहर यूनिवर्स के बाहर भी इसका क्या क्या यूज है हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। चलो अभी फिलहाल क्या करते हैं, क्वेश्चन। ठीक, क्या करते हैं, क्वेश्चन। देखो, एक क्वेश्चन अगर आप लोग बहुत ध्यान से क्या किए होंगे, डेफिनेशन को पढ़ेंगे, कौन सा, ये वाला डेफिनेशन। ठीक है, अगर ये वाला डेफिनेशन बहुत ध्यान से पढ़े होंगे, ठीक है, बहुत ध्यान से अगर पढ़े होंगे तो क्या है, आप ये क्वेश्चन को बखूबी क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, मतलब बिना मिस्टेक के। ठीक है, कौन सा, ये क्वेश्चन करो। ठीक है, चलो इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक, F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय क्या, डी स्क्वायर। अच्छा, मास तो दिया नहीं है ना, चलो मास देते हैं इसका 4 kg, और इसका कितना 2 kg, इसका कितना 2 kg। ठीक है, चलो अब कंसेप्ट को खाली समझाने के लिए सब छोटा छोटा क्वेश्चन है ना, बाकी तो सॉल्यूशन आप लोग को आता है। देखो क्या है, जी कितना, जी को इस वैल्यू को जी का वैल्यू इसमें पुट नहीं करेंगे हम लोग, एक कंसेप्ट इसके हेल्प से समझ रहे हैं, इसलिए जी का वैल्यू इसमें पुट करके सॉल्व नहीं करते, जी को सिर्फ क्या रखते हैं, जी। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, m1 कितना है 4 इंटू m2 कितना है 2 डिवाइडेड बाय कितना होता 5 का स्क्वायर। ठीक है, f इज इक्वल टू कितना हो गया, g 8 डिवाइडेड बाय 25 न्यूटन। अब बताओ कि कितने लोग इस आंसर को सही समझ रहे हैं, कितने लोग इस आंसर को क्या कर रहे हैं, सही समझ रहे हैं। अगर इस आंसर को आप सही समझ रहे हैं तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस डेफिनेशन में अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे इस डेफिनेशन को तो क्या लिखा है, along the line joining center of two objects, यानी कि सेंटर से जो लाइन ज्वाइन करेगा, जैसे कि देखो ये वाला क्या है, एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, तो यहां से इस सेंटर से जो लाइन ज्वाइन करेगा दोनों सेंटर के बीच, उतना का डिस्टेंस क्या करना है, लेना है, क्या करना है, उतना का डिस्टेंस लेना है। क्या हम लोग इस क्वेश्चन में, क्या हम लोग इस क्वेश्चन में बताओ सेंटर से लिए हैं, सेंटर से लिए हैं क्या डिस्टेंस, यहां से यहां तक लिए, अगर सेंटर से लेंगे तो 3 इसका आ जाएगा, क्योंकि 6 मीटर है, तो 6 मीटर का आधा कितना होता है, 3 मीटर, और ये 4 मीटर है, इसका आधा कितना होगा, 2 मीटर। ठीक है, और 2 मीटर 3 मीटर प्लस 5 मीटर जब करेंगे तब इसके बीच का जो डिस्टेंस है तब ये क्या हो जाएगा, सही।
अब इसको क्या करते हैं, करेक्ट करते हैं, देखो ठीक है, करेक्टली इसको क्या करते हैं, बनाते हैं। चलो F इज इक्वल टू होता है G m1 m2 डिवाइड बाय डी स्क्वायर। ठीक, F इज इक्वल टू क्या है, G m1 कितना था 4, m2 कितना था 2 और D कितना हो जाएगा 5 प्लस कितना 5 प्लस 3 प्लस कितना 2 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि 5 तो दोनों के बीच का था और ये सेंटर से लेने के लिए डिस्टेंस 3 और ये 2 और क्या बढ़ा। ठीक है, चलो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा G और ये कितना हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय कितना 100, क्योंकि देखो 5 3 8 और 2 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 100। अब इसको जब कट करेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ, 4 से 2 और नीचे कितना 25, यानी कि F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2G बाय 25 न्यूटन। क्या होगा इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। ये वाला जो आंसर है बच्चों, ये वाला जो आंसर है वो क्या है, गलत है। और क्यों गलत है समझ में आया, क्योंकि इसमें जो डिस्टेंस है हम लोग सेंटर से नहीं लिए थे, इसमें जो डिस्टेंस है हम लोग कहां से लिए थे, साइड से बस ले लिए थे। लेकिन जब भी अगर इस फॉर्मूला से हम लोग क्या करेंगे, जब भी निकालेंगे फोर्स तो डिस्टेंस कहां से लेना है, दोनों ऑब्जेक्ट के सेंटर से डिस्टेंस लेना है। ठीक है, क्या करना है, सेंटर से डिस्टेंस लेना है। चलो देखो एक चीज जो है हम लोग को पढ़ना है, देखो कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में कभी कभी पूछ दिया कि मान लेते हैं कि डिस्टेंस को क्या किया, डिस्टेंस को डबल कर दिया, क्या कर दिया डबल। अब फोर्स कैसा होगा, फोर्स क्या हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार रहता है। क्या कर दिया, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार रहता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, इसके लिए बहुत छोटा सा आराम से हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं और ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आप एकदम हलवा तरीके से क्या कर पाएंगे, कर पाएंगे। ठीक है, चलो देखो ये तो है फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पे क्या है, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय डी स्क्वायर, ये तो हम लोग क्या करते हैं जानते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, अगर मान लेते हैं बोल दिया कैसे करना, देखो इनवर्स मतलब क्या होता है, उल्टा। क्या होता है इनवर्स, मतलब सिंपली मान के चलो क्या होता है उल्टा, और स्क्वायर मतलब सिंपल स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है स्क्वायर। ठीक, अब देखो मान लेते हैं पहला पहला जो क्वेश्चन है, मान लेते हैं बोल दिया कि डिस्टेंस डबल्ड, क्या हो गया, डिस्टेंस को डबल। अब सिंपली क्या करना है कि जितना डिस्टेंस दिया है, जितना किया है उसको क्या करेंगे, पहले उल्टा करेंगे उसके बाद स्क्वायर कर देंगे, वो क्या हो जाएगा फोर्स। ठीक है, क्या है देखो डिस्टेंस कितना किया, डबल किया, क्या किया डबल। अब इसको उल्टा करते हैं जिसका जस्ट अपोजिट, यानी कि इनवर्स करते हैं इसका। अब 2 का इनवर्स क्या हुआ 1/2। अब इसको क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, यानी कि इसका क्या करेंगे स्क्वायर। ठीक, अब इसका स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 1/4 और ये क्या हो जाएगा फोर्स। यानी कि अगर बोल दिया कि मान लेते हैं, ठीक है m1 और m2, ठीक है क्या है, दो ऑब्जेक्ट है। ठीक, इसका डिस्टेंस पहले d था, अब इसको क्या कर दिया 2d, तो फोर्स कितना कम होगा, फोर्स हो जाएगा 1/4। पहले जितना फोर्स था उसका 1/4 हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ जब डबल। मान लेते हैं कर दिया कितना, ट्रिपल कर दिया। ठीक है, डिस्टेंस को क्या किया, डिस्टेंस क्या कर दिया ट्रिपल। ठीक, उस टाइम पे क्या करेंगे, जो है इसको क्या करेंगे, इसका उल्टा करेंगे 1/3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे 1/9 और ये क्या हो जाएगा फोर्स। समझ में आया। वैसे ही मान के चलते 1/2 है। ठीक, क्या दे दिया, डिस्टेंस को कितना कर दिया, आधा कम कर दिया डिस्टेंस को। अब सिंपली समझो इसमें क्या है कि डिस्टेंस जैसे बढ़ रहा है, डिस्टेंस क्या हो रहा है, जैसे बढ़ रहा है, फोर्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्यों, देखो यहाँ यहीं पे देखो ना, क्यों डिस्टेंस जैसे क्या हो रहा है, अब ये वैल्यू जब ऊपर बढ़ेगा तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगा इसका, डिक्रीज करेगा, करेगा नहीं करेगा। ओवरऑल वैल्यू जैसे ये वैल्यू डी का जो वैल्यू है डिनोमिनेटर जैसे बढ़ेगा, ओवरऑल वैल्यू क्या करता है, डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, इसीलिए फोर्स क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। जैसे डिस्टेंस हम लोग बढ़ाएंगे
वो भी स्क्वायर में बढ़ता है, यानी कि 1 बढ़ाएं तो 1, ठीक है, 2 बढ़ाएं तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, ठीक है, 4 बढ़ाएं तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाता है। स्क्वायर में बढ़ता है डिस्टेंस, और जब स्क्वायर में बढ़ता है तो स्क्वायर में क्या होता है, फोर्स घटता भी है, ठीक है, क्यों? क्योंकि डिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। डिस्टेंस बढ़ रहा है तो दोनों के बीच का क्या हो रहा है, फोर्स कम हो रहा है, ठीक है। इस बात को क्या करना है, समझना है। देखो अब जब मान लेते 2 आधा कर दिया, इसका उल्टा क्या हो जाएगा बताओ, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा 2। अब 2 का स्क्वायर जैसे करेंगे क्या हो गया, 4। अब ये क्या हो गया, फोर्स बढ़ गया, कितना, 4। सिंपल बात ये है। अब इसमें क्यों क्या हुआ, क्योंकि पहले मान लेते डिस्टेंस ये था, अब इसको तोड़ के इतना आधा कर दिया, मतलब डिस्टेंस क्या कर दिया, डिस्टेंस क्या कर दिया, कम कर दिया, ठीक है। क्या कर दिया, डिस्टेंस, पेन गिर गया था ना, चलो कोई बात नहीं, क्या कर दिया था, डिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया, ठीक, क्या हो गया, डिस्टेंस कम हो गया। अब डिस्टेंस जैसे कम हुआ, अब ये जैसे देखो ये वैल्यू ओवरऑल कम हो जाएगा, तो फोर्स तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, है ना। मान लेते हैं कि जैसे 1/x है, ठीक, 1 बाय क्या, नहीं तो 2/x है, ठीक। अब x के जगह पे क्या रखेंगे, अगर मान लेते हैं 2 रखें, ये क्या है, थोड़ा बड़ा वैल्यू है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा ओवरऑल, 2/2 इज इक्वल टू 1। लेकिन अगर x का वैल्यू थोड़ा और घटा दे, यानी कि 2/1 कर दे, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 2। अब देखो पहले 1 था, इसका वैल्यू कितना हुआ, बढ़ के 2। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जैसे हम लोग नीचे का जो वैल्यू घटा है डिनोमिनेटर का, तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो गया, इंक्रीज कर गया, ठीक है। क्या हुआ, ओवरऑल वैल्यू इंक्रीज कर गया। अब देखो इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या कवर किए, सबसे पहले क्या समझे, यूनिवर्सल यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन समझे कि क्या होता है, यानी कि अगर कोई दो मास है कहीं भी इस यूनिवर्स में, कहीं भी अगर दो मास है कहीं भी, ठीक है, तो दोनों एक दूसरे को अटैक करेगा, और किस फोर्स से क्या करेगा, F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय डी स्क्वायर, ठीक है। हम लोग जी का यूनिट पढ़े कि क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है, दो चीज। तीसरा चीज हम लोग ये भी समझे कि आम जिंदगी में, नॉर्मल जीवन में अर्थ पे सब चीजें एक दूसरे को अटैक क्यों नहीं करता, इस लॉ के हिसाब से, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स होता है वो बहुत नेग्लिजिबल होता है। दो ऑब्जेक्ट के बीच का जो फोर्स है वो बहुत नेग्लिजिबल, जैसे हम हैं कैमरा, कैमरा मुझे क्यों नहीं अट्रैक्ट कर पा रहा, या फिर हम कैमरे को क्यों नहीं अट्रैक्ट कर पा रहे हैं, इसका रीजन ये कि हम लोग दोनों के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है वो बहुत ही मिनिमम, बहुत ही मिनिमम, यानी कि इसका जब वैल्यू सॉल्व करेंगे 10 का पावर माइनस में पहुंच जाएगा, 20 10 इस तरह कुछ जाएगा, ठीक है, और इतना कम नहीं होता, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि आम जीवन में इस अर्थ पे हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। हाँ, ये सब चीज में देखो, ये सब चीज में फिजिक्स नहीं लगता है ना, तो ये सब चीज का जिम्मेवारी हमने लेंगे कि इसमें अट्रैक्शन हो रहा नहीं हो रहा है, ये आप लोग का जिम्मेवारी है। आप इसके साथ भी चल सकते हैं, इसके बिना भी चल सकते हैं, जैसे आप लोग को क्या कर पॉसिबल है, जैसे आप कर सकते हैं, ठीक है। वैसे तो हम तो बोलेंगे अभी सिर्फ फोकस किस पे होना चाहिए, पढ़ाई पे। आज का जो लेक्चर है यहीं पे क्या करते हैं, समाप्त करते हैं, ठीक है। आज जितना कुछ पढ़े, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसका इंपॉर्टेंस क्या क्या है, कैसे यूज होता है, ठीक है, वो देखेंगे अगला लेक्चर में जो भी चीज है। तो चलिए ठीक है, मिलेंगे अगले लेक्चर में किसी नए कंटेंट के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, थैंक यू।